नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य अवशेष आस्तियों के साथ साथ दायित्वों के मामले को लेकर समीक्षा की। अधिकारियों और दोनों राज्यों के बीच पिछली सहमति वाले कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जल्द बैठक करने की भी बात कही है। तो वहीं आपको बताते चले कि पिछली बैठक के बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स की भी अनुमति दे दी गई है और साथ ही साथ सिंचाई विभाग को उत्तर प्रदेश के द्वारा 57.87 करोड़ रुपए का भुगतान। इसके साथ ही साथ मत्स्य निगम को भी 3.98 करोड़ रुपए और वन विकास निगम को आंशिक भुगतान तथा परिवहन निगम की राशि का निपटान भी किया गया है। साथ ही साथ आवास विभागीय भी परिसंपत्तियों के निस्तारण का भी निर्णय लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागवत कथा को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुआ ब्राह्मण यादव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए इस विवाद को हवा दे रही हैं, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने सभी सनातनियों को एक होने की बात कहकर विवाद को थामने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री हरिगिरी ने ब्राह्मण और यादव विवाद को समाप्त कर सभी सनातनियों को एक होने की बात कही है। उनके अनुसार 2027 के चुनाव के कारण ही राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए पूरे मामले को हवा देने का कार्य कर रही हैं, जबकि संतों के द्वारा सनातन को एक करने के लिए अपने अपने अखाड़े में सभी जातियों को समान पद समान दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि संतों ने जो भी कथावाचक कथा कर रहे हैं, अपनी ओर से भगवान जिसकी वह कथा कर रहे हैं उसकी मर्यादा का मान रखना चाहिए। आजकल जो कथाओं में हो रहा है वह बंद होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आजकल जो हम आपस में जितने भी हम सनातनी आपस में ही हम लड़ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण और यादव हम सब तो एक है। अरे मैं ये कहना चाहूंगा, हमने गुलाम नबी को भी गुलाबनाथ बनाया, हम वो संत है। और हमारे संत महात्माओं को बीच में नहीं कूदना चाहिए। हमारे यहाँ सभी जाति के सभी वर्ण हमारे यहाँ है। हमारे हमने मुसलमानों को भी दीक्षा दी है, हमने ईसाइयों को भी दीक्षा दी है। हम सर्वे बंधु सुखना की बात करते हैं, हम किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं। मैं ये चाहूंगा, ये जो इस समय हो रहा है ये अच्छा नहीं है। हम सब एक है, यादव भी हमारे है, ब्राह्मण हमारे है, ठाकुर हमारे है, हम सब एक है। इसलिए हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय जो कथा का जो स्तर है बहुत नीचे आ गया है। आजकल कथाकार हर कोई बन गया है। जिसने 15 श्लोक याद किए, 20 श्लोक याद किए, कथाकार बन गया। भाई, आपको कथाकार बनना, आपको कथाकार की तरह ही कथा याद करनी पड़ेगी। आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा, आपको डोंगरे महाराज को सुनना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ तो इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है और परंपरा नहीं है। एकाक कोई कहीं कुछ है तो कानून उसके लिए बहुत सक्षम है। हमारे यहाँ देखिए, ऐसा कहीं कुछ होता तो राणा खानदान जो था, जहां मीरा माई थी, वो रविदास को बुला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता और रविदास के साथ मीरा माई द्वारका के लिए प्रस्थान नहीं करती। कहीं कुछ होता और उसके बाद ऐसा संभव नहीं था। वो कब हुआ था, कितना काल में हुआ था। इसी तरीके से अनेक प्रकार का, और जहां मेरी आप विषय समझ रहे हैं, अब मैं तो उस परंपरा को मानने वाले हैं, रविदास को जो भी आपने बताया, मीरा माई के परंपरा को मानने वाले हैं कि जहां कोई इसका स्थान कभी था ही नहीं। इसी प्रकार से मैं तो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि मैं तो प्रत्येक में महादेव को देखता हूं, देवी पार्वती को देखता हूं, सृष्टि के निर्णायक को देखता हूं, सृष्टि को आरंभ को देखता हूं। इसलिए मेरे दिल दिमाग में न कभी था न कभी ऐसा सोच सकता हूं। इसलिए कथा करने पर अधिकार जो भी है, क्योंकि कभी किसी ने रहबन को इतराज नहीं किया।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हो गई। वहीं आपको बताते चले कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य और जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित राज्य सरकार के कर्मियों की समस्याओं एवं मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही साथ अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए EDPR मॉड्यूल को भी लागू किए जाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में आज नामांकन की प्रक्रिया हुई, लेकिन आपको बता दें कि पुरोला से जिला पंचायत की रामा सीट से एक प्रबल कांग्रेस के दावेदार हरिमोहन नेगी का नाम हटाने से पुरोला में सियासत पूरे तरीके से गर्म हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हरिमोहन नेगी ने आरोप लगाया है कि उनका नाम साजिश के तहत हटाया गया है। उन्होंने अप्रैल माह में नगर निकाय पुरोला से विधिवत अपना नाम हटाया था और ग्राम पंचायत की सूची में उनका नाम चढ़ा भी था, लेकिन आपको बता दें कि एक फर्जी शिकायत के आधार पर आनन फानन में उनके नाम को साजिश के तहत हटाया गया है और जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। तो ये तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि 24 जून को शिकायत हुई और आनन फानन में नाम हटा दिया गया। कांग्रेस नेता हरिमोहन नेगी इस मामले को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात भी कह रहे हैं। अप्रैल में तो मेरा ग्राम पंचायत कोरना में नाम ऐड हुआ है और उसको जो है अभी बहुत आनन फानन में 24 जून को, जो 24 जून अभी है, अभी जो है विलोपित सूची में जो है नाम सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये तो बहुत जल्दबाजी है। बहुत लोग जो है उतावले हो रहे हैं जो है सदस्य बनने के लिए और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। वो देख रहे हैं कि किसको किस तरीके से हटाएं, किसको किस तरीके से जो है गायब करें और बहुत इतना जो है आनन फानन में ये लोग ये कर रहे हैं। तो जो ये सरासर गलत है, न्यायोचित है। इसका जनता जवाब देगी और बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी कि किस तरीके से जो है आप साजिशों के तहत जो है उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां लक्सर क्षेत्र में युवाओं के द्वारा अवैध हथियारों से फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस बार गनोली गांव की फायरिंग की वीडियो फिर से वायरल हुई है। युवाओं की इस अनियंत्रित हरकत से क्षेत्र में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने इस वायरल वीडियो के आधार पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ पुलिस को आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का भी भरोसा दिया है। जो वीडियो आपने मुझे दिखाया और इसके बारे में मैंने थाने से पता किया, तो ऐसी कोई सूचना थाने में मतलब अभी किसी गांव के व्यक्ति के द्वारा गई है। एक बार इसको तस्दीक कर रहे हैं और तय है कि हाथ से फायरिंग की जा रही है। तो एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए पड़ताल के बाद, तो उसके बाद जो लीगल कार्रवाई इसमें ली जाने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा में सरकारी परिवार कल्याण उपकेंद्र को बिना अनुमति के तोड़ने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इस मामले में अब FIR को दर्ज कर लिया है। बिना NOC के सरकारी भवन को ध्वस्त करना अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि CDO आकांक्षा कोंडे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पथरी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है और अब यह स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साथ ही साथ दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयारियां की जा रही है। इसमें CMO द्वारा अवगत कराया गया था कि ये सब सेंटर जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें पहले भी पूर्व में भी ANM द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था पुलिस विभाग में और पुनः जो एप्लीकेशन दिया गया उसके पश्चात जो एक FIR रजिस्टर की है, उसके बाद जो IO हैं उनके द्वारा कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ऐसे कोई नोट्स होता है कि यदि कोई बिल्डिंग गांव में काफी पुरानी हो जाती है तो क्या उसको वर्तमान में खुली बैठक में उसका इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा नियम? देखिए, कोई भी सरकारी बिल्डिंग जो है उसमें एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें जनरली जो है एक्सीएन PWD या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का व्यक्ति रहता है, जो बताते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ध्वस्त की जानी योग्य है कि नहीं है या उपयोग में लाई जा सकती है और उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाती है।
ऋषिकेश से है आप खबर। आपको बता दें कि चांबा के जाजल में ट्रक संख्या जो कि यूपी की बताई जा रही है। आपको बता दें कि 18 लोगों को इसमें जो है सवार थे, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। यह सब लोग हर्षिल उत्तरकाशी की तरफ कावड़ भंडारे के लिए जा रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये ट्रक, और जिसमें 18 लोग जो है वो सवार थे। आनन फानन में जैसे ही पुलिस विभाग को इसकी जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और जहां आपको बताते चले कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली गंगनहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले कि आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली में घटनाओं का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 3 अलग अलग स्थानों से पुलिस की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिसमें से 1 जुलाई को चेकिंग के दौरान मंगलोर सालियर हाईवे से चोरी हुई, जिसमें कि क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया गया है, और साथ ही साथ जिसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरे मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रुड़की सालियर अंडरपास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली थाना गंगनहर के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 बड़े जो 4 पहिया वाहन है, इसमें क्रेटा और सिलेरियो है, और 7 मोटरसाइकिलें अभी आज बरामद की गई हैं, जिसमें सभी गाड़ियां या तो थाना गंगनहर से चोरी है या इसके आसपास थानों से है। इसमें अन्य जो अभी पकड़े गए हैं, अभी तक 4 अभियुक्त हम लोगों ने पकड़े हैं। इसमें एक विधि विवादित किशोर भी है। इसमें एक अन्य व्यक्ति भी फरार चल रहा है, और इस चेन में भी और भी रिकवरी की जानी शेष है। इसलिए पीसीआर में लेके जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम और भी इसमें रिकवरी करेंगे। सर, वाहन चोरी करने के बाद ये क्या करते थे वाहन? देखिए, ये वाहन चोरी जो गिरोह है, ये सस्ते रेटों में इन वाहनों को आगे बेचता था, या फिर जो इसके पार्ट्स हैं उसको भी बिकवाने का ये लोग काम कर रहे थे। इनके पूर्व जो आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाले जा रहे हैं, और उससे भी काफी हद तक इनका जो मोडस ऑपरेंडी है और ज्यादा क्लियर होगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल यहां होटल के आड़ में यहां धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का कारोबार जो है वो चल रहा था। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल में छापा मारा। इस दौरान 4 महिलाओं समेत 3 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का कारोबार कराया जा रहा था। तो वहीं व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से डील तय की जाती थी। होटल में लंबे समय से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, और जिस पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस पर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, और जिसमें तमाम गिरफ्तारियां भी की गई। सिडकुल में आज एक सूचना मिली कि एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस सूचना पर एएसटीयू की टीम और थाना सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करी, जिसमें 3 पुरुष व 4 महिलाओं को इस देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, और इसमें जो एक अन्य आरोपी है वो इसमें से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि बीते समय में जिस तरह थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई, उसके मद्देनजर कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गणेश जोशी हूँ, गणेश खान थोड़ी ना हो जाऊंगा, और कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाकर काम करने वालों पर भी कार्रवाई तो होगी ही होगी। और जिसके बाद गणेश जोशी का थूक जिहाद पर बयान जो है वो सियासी बवाल बन गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा से पहले इस तरीके से अब जिस तरीके से राजनीति गरमा गई है, तो उसमें आपको बताते चले कि पूरे तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है वो आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर दुरुस्त नजर आ रही है, और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से कड़े बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं।
क्या कुछ गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बस हो गया काम। बिल्ली के भाग से चीका फूटा की कहावत आपने सुनी होगी। मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत बयान दिया जिस नीति पर वो कांवड़ यात्रा को प्रदेश में चलाना चाहते हैं। सरकार उनकी है, उनका आदेश शर्माते हैं। कितना पालन होगा, कितना नहीं होगा, ये तो वो प्रशासन जाने, उनकी सरकार जाने। लेकिन अब भाजपा के तमाम मंत्री, विधायक, छुटभैये नेता सारे कूद पड़ेंगे इस बयान को लेकर और खूब जमकर नफरत फैलाएंगे समाज में, सांप्रदायिक बयान देंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, जो कि आपको गणेश जोशी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गणेश जोशी जी से कहना चाहती हूँ कि कुकर्म केवल खाने में थूकने को ही नहीं कहते, कुकर्म उसको भी कहते हैं जो आप अपने विभाग में कर रहे हैं, जो आपने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर रखी है और विजिलेंस की तलवार आप पर लटक रही है, जो आपने उद्यान घोटाले में जो है करोड़ों की बंदर बांट करके किया। ये मैं नहीं, ये सीबीआई की जांच में पता लगा है। वैसे ही सैन्य धाम में हम बड़े घोटाले की खबर सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जन्मभूमि के साथ आप जो कर रहे हैं उसको भी खाने में थूकने के समकक्ष ही देखा जाएगा, क्योंकि आप जो इस प्रदेश की जनता जिसने आपको प्यार दी, मोहब्बत दी, विश्वास दिया और आपको एक नहीं कई बार का विधायक बनाया और मंत्री बनाया, उनके साथ आप जो कुठाराघात कर रहे हैं वो भी कुकर्म और अपराध की ही श्रेणी में आता है। और जिस तरह से आप गणेश जोशी, गणेश खान की बात कर रहे हैं, तो किसी को कोई गारंटी नहीं कोई ले सकता कि वो अगले जन्म में कौन सी योनि, कौन से धर्म, कौन सी जाति में पैदा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कह रहे हैं वो आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो और आप वाकई उसी तरह से जन्म लें। अब खबर रामनगर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन शुरू हुआ। तो वहीं आपको बताते चले कि जिला अधिकारी ने चुनावों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन और मतदाता अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहला रेंडमाइजेशन किया गया और जिसमें 14,000 पात्र कर्मियों में से 7,560 का चयन हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान चयनित जो अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक पोलिंग पार्टी में भी महिला कार्मिकों को तैनाती की जाएगी और जिसमें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब पूरे तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जो तिथियां निर्धारित की गई थी उन पर कार्य किया जा रहा है। रामनगर के अंतर्गत अभी 3 पदों के लिए प्रक्रिया हमारी चल रही है। एक है हमारे वार्ड के मेंबर जो होते हैं, एक ग्राम प्रधान और जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इसमें रामनगर के अंतर्गत हमारी 4 न्याय पंचायत हैं और उसके अंदर 50 ग्राम पंचायतें हैं और 31 क्षेत्र पंचायतें हैं। और इसमें जो हमारा मतदान का जो दिन रहेगा वो 28 जुलाई को है। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान की टाइमिंग है और जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं हमारे 76,270 वोटर्स हैं, जिसमें 174 हमारे दिव्यांग मतदाता रहेंगे। मैडम, मतगणना किस दिन है? मतगणना हमारी अब खबर मसूरी से है, जहां पर स्थायी उप जिला अधिकारी की नियुक्ति न होने से स्थानीय जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द से जल्द स्थायी एसडीएम की नियुक्ति की मांग की गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि जसबीर कौर का कहना है कि बरसात के मौसम में मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लैंडस्लाइड और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में प्रशासनिक निगरानी बेहद ही जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, परंतु मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आपदा को लेकर कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो मसूरी की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं और जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। यहाँ पर मसूरी में लगातार बहुत बारिश हो रही है और ये पहले से ही बताया गया था मौसम विभाग द्वारा कि इस साल बहुत वर्षा होगी
और बताया भी जाता है, डेली बताया जाता है, डेली अपडेट आता है कि बहुत बारिश होगी और इतने इतने घंटे तक रहेगी। और बारिश से आपने देखा होगा कि मसूरी में कितनी जगह पर मलबा आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है। अभी परसों ही आप देखिए नगर पालिका के जो क्वार्टर थे वो कैसे नीचे आ गए सराय क्षेत्र में, और भी कई जगह पर ऐसे हादसे हो रहे हैं जहाँ पर पहाड़ खसक रहे हैं, जो कि मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी हो रहा है। परंतु यहाँ पर ये इतनी स्थिति दयनीय है कि यहाँ पर कोई अधिकारी ही नहीं है मौके पर। ना तो एसडीएम मैडम यहाँ पर हैं, वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आती है, या कभी कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो तब मैडम यहाँ पर आती है। दूसरा जो नायब तहसीलदार हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ दिखाई नहीं देते कभी भी। और तीसरा यहाँ पर और भी कोई अधिकारी नहीं है। हमारे जो नगर पालिका में भी अधिकारियों की कमी है। तो मौके पर अगर मान लो कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर कौन जाएगा, कौन देखने के लिए जाएगा, कौन लोगों की दुख दर्द सुनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पर जो हमारे एसडीएम महोदय हैं या महोदय हैं, जो भी यहाँ तैनात हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर रहें। और यहाँ पर नायब करते थे, परंतु आज की डेट में वो भी नहीं होता। यहाँ पर आपदा प्रबंधन का भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर मौके पे अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पर कोई हमें मिले, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं पर्यटन सीजन है, जाम भी बहुत लगा रहता है। और यहाँ से अगर कुछ हो जाए, कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाए, तो यहाँ से एम्बुलेंस देहरादून तक भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इतनी जाम की स्थिति है। तो मैंने आज ये ज्ञापन इसीलिए दिया है कि यहाँ पर आप जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर होने चाहिए। अब खबर रानीखेत से है, जहां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि रानीखेत के एआरटीओ मुकेश जोशी के नेतृत्व में चुनावी ड्यूटी के लिए वाहनों को अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई के तहत बसों और छोटे वाहनों को चिन्हित कर उन्हें चुनावी कार्यों के लिए अधिकृत किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि विभागीय स्तर पर इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि चुनाव के दौरान यातायात और लॉजिस्टिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। साथ ही साथ रानीखेत एआरटीओ कार्यालय के द्वारा संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित भी किया जा रहा है और साथ ही साथ दस्तावेजों की भी जांच के बाद अनुमति प्रदान की जा रही है। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। साथ ही साथ जनपद के तीनों विकासखंड अगस्त्य मुनि, जखोली और उखी मठ में भी ग्राम पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्रों पर क्रय और विक्रय सुचारू रूप से किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रत्याशी और उनके समर्थक तय समय के साथ साथ दिशा निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्वक नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। भयंकर आपदा है। अभी बारिश शुरू हुई है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है। पूरा जुलाई का महीना जिसमें चुनाव होना है। कल 2 जुलाई से नामांकन है, 5 जुलाई तक, उसके बाद नाम वापसी है। 2 चरण में चुनाव है और अभी हालत पूरे प्रदेश की है कि सैकड़ों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राज्य राजमार्ग हो, चाहे संपर्क मार्ग हो, इंटरनल सड़कें हो, पूरे पहाड़ में इस समय तबाही मची हुई है। सारी जगह गढ़वाल में, कुमाऊं में सड़कों का हाल बुरा है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह बादल फटने की घटनाएं हो रही है। अभी बड़कोट में बादल फटा, पहाड़ में, गुमखाल में और कोटद्वार के बीच में जो भूस्खलन हुआ, इसी प्रकार से हजारों जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड, सड़कें टूटने की घटना। कोटद्वार कटा हुआ है पूरा मुख्यालय से, कमिश्नरी से। इधर से गुमखाल बंद है, इधर से नजीबाबाद कोटद्वार मार्ग बंद है। तो पूरे प्रदेश की हालत इतने खराब है और ऐसे में अगर सरकार चुनाव करा रही है, सरकार के पास तमाम बहाने थे। अध्यादेश लाने का बहाना था, सरकार कार्यकाल बढ़ा रही थी, लेकिन बरसात के बारे में कोई जिक्र हाईकोर्ट में सरकार ने नहीं किया। मैं समझता हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकार की नालायकी की वजह से ये चुनाव देर से हो रहे हैं। चुनाव नवंबर में हो जाने चाहिए थे, सरकार ने तैयारी नहीं करी थी, भंग करा, प्रशासक नियुक्त किए, फिर सरकारी प्रशासक नियुक्त किए, फिर अध्यादेश लाए। लेकिन आज ऐसी स्थितियों में जब राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालत खराब हो सकते हैं, मैं समझता हूँ जो चुनाव है बहुत गलत समय में हो रहा है और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोई भी जनहानि होगी, चाहे मतदाता, चाहे हमारा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, कोई भी अगर
लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।